अभी हमने बात की थी प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। अब हम बात करेंगे इसी प्रथम विश्व युद्ध का दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का देखो, प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी का आना। सबसे पहला हम यही देख लेते हैं, आर्थिक मंदी का आना। ठीक है। दूसरा, जर्मनी और इटली के ऊपर अन्यायपूर्ण संधि थोपना। जर्मनी, इटली व जापान पर अनेक प्रतिबंध। ठीक है। जर्मनी, इटली और जापान पे अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। भाई वो अपनी सेना की संख्या को नहीं बढ़ा सकते, नए हथियारों का आविष्कार नहीं कर सकते, उनके जितने भी भूभाग था उनके भूभागों को छीन लिया गया और मित्र राष्ट्रों में बांट लिया गया। उनकी जो कोयले की खानी थी उन सबको छीन लिया गया, आपस में बांट लिया गया था। उनके जो उपनिवेश थे, उपनिवेश एक नया टर्म आया है यहाँ पे, उपनिवेश, इसको अभी हम समझेंगे। यानी कि इटली, जापान आदि ये जो देश थे हारने वाले, इनके जितने भी उपनिवेश थे उन्हें आपस में बांट लिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा या जीतने वाले राष्ट्रों के द्वारा आपस में बांट लिया गया। ये प्रभाव पड़े थे। इसके अलावा एक प्रभाव ये पड़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अंदर एक संस्था की स्थापना की गई, जिसका कार्य ये था कि दुनिया में दोबारा ऐसा युद्ध ना हो सके, इसलिए सभी देशों में अगर कोई विवाद है तो उसको बैठ के एक आपस में बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सके। इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है। राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, यानी कि दुनिया में दोबारा से ऐसा युद्ध ना हो सके और आपसी कोई भी विवाद है तो उसको आपस में हम बैठे और उसको सुलझा सके। और इसमें दुनिया के जितने भी शक्तिशाली देश थे उनको शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया अमेरिका के द्वारा। ये विचार किसका था? अमेरिका का। बाद में यही हुआ कि बच्चों इसमें अमेरिका खुद शामिल नहीं हुआ और ये बाद में विफल हो गया था। भारत के अंदर प्रभाव, भारत पर प्रभाव, देखो ये जो पॉइंट है इसको हम विस्तार से देखेंगे। भारत के ऊपर प्रभाव, भारत में इसका प्रभाव कुछ सकारात्मक रहा, कुछ नकारात्मक रहा। सबसे पहले भारत के अंदर रोलैक एक्ट का आना, प्रथम विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में जान की और माल की हानि होना। जो भारत के लोग थे वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ने गए थे। सर चलो फोन ही अटेंड कर ले आप, पता नहीं अननोन नंबर है वहीं से। भारत पे प्रभाव, भारत पे जैसे कि भारत पे सबसे पहला क्या, एक रोलैक एक्ट आया था। रोलैक एक्ट ये प्रथम विश्व युद्ध की वजह से आया था, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। रोलैक एक्ट का दूसरा, जान और माल की हानि, बड़ी संख्या में लोग मरे और जो भारतीय लोगों का माल था उसका नुकसान हुआ। और इसके अलावा बेरोजगारी का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ गई। और जो भारतीय किसान और मजदूर थे और जो व्यापारी थे उनका अत्यधिक क्या हो जाना, पिछड़ जाना, क्योंकि उनका जो उत्पादन था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं जा सका, जिसकी वजह से या तो उनका उत्पादन जो था वो बेकार हो गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया। परंतु उनके ऊपर जो लगने वाले जो टैक्स थे वो पहले की तरह जू के तू बने रहे, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, गरीब हो गए
और गरीब हो गए और वो गरीबी के ऐसे चक्र में फंस गए जो कभी उसे बाहर नहीं निकल सकते थे। दशा, ठीक है बच्चों, ये हो गया भारत के ऊपर इसका प्रभाव। अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का, हमने प्रभाव देख लिया, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव देख लिया। अब हम वापस जाएंगे वैश्वीकरण के ऊपर, जो हमारा टॉपिक था। इसके अंदर अब हमारी दो चीजें हम आज देखेंगे, पहला चीन और दूसरा वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी कारण कौन से होते हैं। क्या वैश्वीकरण, कौन से वो कारण है कि वैश्वीकरण इतना आज प्रभावशाली हो गया जिस वजह से आज हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है, इसको समझना पड़ रहा है, उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम चाइना के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। चाइना, देखो ये जो हमारा जो चाइना आज हम देख रहे हैं जो आज़ाद हुआ है, ये हमसे लगभग 1 साल के बाद आज़ाद हुआ और इसको भी हमारी तरह अमेरिका ने, इंग्लैंड ने और जो रूस था उसने कभी अपना गुलाम बनाया था। इसी एक, हाँ, हमारा टर्म था उपनिवेश, उसको हम बताना भूल गए, उसको अब देख लेते हैं। अभी उपनिवेश एक वर्ड आया था, उपनिवेश। देखो ये उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश होता है जब कोई देश किसी देश को अपने फायदे के लिए जो गुलाम बना लेता है, जो ये गुलाम जो देश होता है यही उस देश का उपनिवेश कहलाता है, ठीक है। जैसे भारत, भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का। चाइना किसका उपनिवेश था, अमेरिका का, रूस का, इंग्लैंड का, ठीक है। क्योंकि चाइना बहुत बड़ा था, इसके अलग अलग भाग पे अलग अलग देशों का कब्जा था, ठीक है। ये टर्म समझ गए। हम वापस आते हैं इसके ऊपर। चीन के ऊपर देखो, ये जो इंग्लैंड के वासी थे, ये जो ब्रिटिश लोग थे या ये जो अंग्रेज थे, ये बड़े धूर्त थे। या हम कहें कि भाई हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए हर हथकंडे अपनाता है। जैसे व्यापारी होता है ना, साम दाम दंड भेद, वही नीति ब्रिटिश लोगों ने, किसने, ब्रिटिश या इंग्लैंड के जो लोग थे, ब्रिटिश लोग, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी निजता का वो नंगा नाच किया था दुनिया के अंदर, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। आज ये जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, ये अब कुछ भी कहते रहे, बाकी इन्होंने मानवता की हदें सारी पार की हैं। चाइना के अंदर इन लोगों ने क्या किया था कि चाइना के लोगों को, भारत के अंदर ये अफीम का उत्पादन करते थे और इस अफीम को चाइना के अंदर वहाँ के लोगों को शुरू में, स्टार्टिंग में क्या, फ्री में बांटा, उनको नशे का आदी किया। अफीम, अफीम पैदा की, चाइना के लोगों को, छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्ग, बड़े युवाओं को, लोगों को, बुजुर्ग को, सबको इस अफीम की धीरे धीरे लत डाली, फ्री में दी। बाद में वहाँ का युवा इतना ज़्यादा इस अफीम का आदी हो गया कि वहाँ का पूरा भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। वहाँ के जितने भी युवा थे वो सब अफीम के आदी हो गए। फिर वहाँ के कुछ जो बुद्धिजीवी थे, कहाँ के, चीन के, उन लोगों ने चाइना को इस अफीम से और इन ब्रिटिश लोगों से बचाने के लिए एक युद्ध लड़ा, जिसे हम कहते हैं अफीम युद्ध। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, वहाँ के युवा थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने लोगों को जागरूक किया, आपस में संगठित हुए और संगठित होके उन लोगों ने इन ब्रिटिश लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ा, अनेक क्रांतियां की, वहाँ पे भी क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ, ठीक है। और बाद में एक अफीम युद्ध हुआ। इस अफीम युद्ध के अंदर ये ब्रिटिश लोग हार गए थे। बाद में क्या क्या प्रभाव पड़ा उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम इतना ही जानेंगे चाइना के बारे में, इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना। हम वापस आते हैं इस वैश्वीकरण के ऊपर।
जो हम वैश्वीकरण पढ़ रहे हैं या वैश्वीकरण होता क्या, आज इतना प्रभावशाली ये क्यों हो सका, इसके 3 कारण हैं। संचार, संचार के साधन, नंबर 2 यातायात के साधन, और नंबर 3 औद्योगिकरण। ठीक है बच्चों, संचार के साधन, यातायात के साधन और औद्योगिक। जैसे जैसे इन तीनों का विकास हुआ, दुनिया के अंदर वैश्वीकरण बनने लगा। जो हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी दिखाई देती है कि यहाँ से अगर हम पहले अगर हमें इंग्लैंड से भारत आना होता था तो हमें 6 महीने लगते थे, कहाँ से, इंग्लैंड से और भारत आने के लिए। आज हम रात की फ्लाइट बैठे हैं और सुबह को हम इंग्लैंड उतर सकते हैं। आज इतना हो गया। आज कोई भी घटना हमारे घर में घटी है, हम अगर दुनिया को चाहे बताना, उसको 1 मिनट नहीं लगेगा, वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम के द्वारा। उसमें व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारे हमारे ऐसे माध्यम हैं। ठीक है, इनका विकास हुआ। फिर यातायात के साधनों का विकास हुआ। फिर औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से हमारा क्या मतलब है कि लोगों ने, या औद्योगिकरण उस अवस्था को कहते हैं जिसमें हम किसी माल को, कच्चे माल को उससे मूल्यवान वस्तु में बदलते हैं, उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। इसके अंदर जो उत्पादन होता है वो मशीनों के द्वारा होता है, उसे ही हम औद्योगिकरण कहते हैं। इसका जैसे जैसे विकास हुआ, दुनिया के अंदर नई टेक्नोलॉजी और उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे एक नए टर्म को बढ़ावा मिला जिसे हम कहते हैं अधिशेष, मूल्य अधिशेष या अधिशेष। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मूल्य अधिशेष किसे कहते हैं या व्यापार अधिशेष किसे कहते हैं। जैसे हम अगर चाइना से अपने व्यापार अधिशेष की बात करें तो हम चाइना को ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं? भारत और चीन। भारत चाइना को लगभग, अगर हम आज अंदाजा बात करते हैं, हम 100 रुपए का निर्यात करते हैं। निर्यात किसको किया हमने? 100 रुपए का निर्यात चाइना को किया, और चाइना से हमने 250 रुपए का आयात किया। तो ये जो व्यापार हुआ ये किसके फायदे में हुआ? देखो, हमने 100 रुपए का दिया और 250 रुपए का हमने वहां से मंगाया, यानी कि 150 रुपए हमारे फालतू लगे, 150 रुपए हमारी जेब से गए ना। इसको, ये जो व्यापार अधिशेष किसके पक्ष में हुआ? चीन के पक्ष में हुआ। अगर हम यहाँ भारत पाकिस्तान के संबंध में आ जाए, हम वहां से जो 250 रुपए का आयात करते हैं पाकिस्तान से भी, और 500 रुपए का उसको निर्यात करते हैं, तो यहाँ व्यापार अधिशेष किसके पक्ष में आ जाएगा? भारत के पक्ष में आ जाएगा। 250 रुपए भारत को प्रॉफिट होगा ना, इसे ही अधिशेष कहते हैं। यानी कि व्यापार के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो माइनस होता है या प्लस होता है, उसको हम अधिशेष कहते हैं। ये अगर हमारा पॉजिटिव होएगा तो हमारे पक्ष में होएगा, अगर दूसरे के पक्ष में होएगा पॉजिटिव तो उसका अधिशेष ज्यादा होगा। ठीक है, आज फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।